वेलकम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आराधना कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 अकाउंटेंसी का सबसे पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। वो ये है कि सबसे पहली बात कि ये जो अपनी टॉपिक है पार्टनरशिप, इस टॉपिक में से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, वेरी लॉन्ग हो, या फिर केस स्टडीज हो, ऑब्जेक्टिव हो, पैटर्न जो भी हो, 30 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक में से कवर होती है। दूसरी बात कि ये जो टॉपिक है पार्टनरशिप इतनी बड़ी है कि इसको 6 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है और इस तरह से ये एक कंप्लीट बुक बन जाती है। तो ऑब्वियसली आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और तीसरी बात कि बच्चों कि अगर हम अपने प्रिपरेशन को, बोर्ड के एग्जाम का जो प्रिपरेशन होता है, अगर सिस्टमैटिक ढंग से करें, हियर सिस्टमैटिक आई मीन टू से दैट कि अगर हम चैप्टर की वेटेज के अनुसार से अगर हम अपनी प्रिपरेशन करें, देन आई थिंक दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू रीच आवर डेस्टिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। यहाँ पर देख रहे हैं कि हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का फंडामेंटल पार्ट। सो स्टूडेंट्स, बाय द वर्ड फंडामेंटल इट इटसेल्फ क्लियर दैट हम लोग सीखेंगे क्या? फंडा। किसका फंडा सीखेंगे? पार्टनरशिप अकाउंटिंग का। ठीक है, टेक्निक सीखेंगे कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि इन दिस लेसन वी विल लर्न ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो ये भी जो चैप्टर है इतनी बड़ी है कि हम इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। तो इंट्रोडक्शन है, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन है, और भी ये 5 लिखे हैं मैंने। तो सबसे स्टार्ट करेंगे अपना जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो चलिए मूव करते हैं अपने टॉपिक पर। तो बच्चों, इन क्लास 11th we had already studied about the sole proprietorship business, its merits, demerits, features, everything in detail we had studied. But then also for your better understanding, let's recall, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होती क्या है। हम आपके जो ये पार्टनरशिप की जो कॉन्सेप्ट है, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पिक्चराइजेशन द्वारा हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंगल पर्सन को पिक्चराइज किया है और ये है उसकी बिजनेस। ठीक है, एक सिंगल इंसान है और उसकी एक सिंगल बिजनेस है। तो आपको ध्यान आ ही गया होगा कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ, क्योंकि आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी इसे डिटेल में पढ़ लिया है। तो चलिए देखते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज अ बिजनेस। ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, एक ऐसा बिजनेस होता है जहां एक सिंगल ऑनर होता है, वेयर देयर इज ओनली वन ऑनर, और एक ही पर्सन उसमें पूंजी भी लगाता है, एक ही पर्सन उसको मैनेज एंड कंट्रोल भी करता है, और वैसे बिजनेस जहां किसी का भी इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द ईयर अगर प्रॉफिट होता है तो वो इंजॉय करता है, और अगर लॉसेस होता है तो उसको सफर करता है। तो ऐसे बिजनेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। लेकिन आपको मालूम है कि अपनी जो ह्यूमन टेंडेंसी है, ऑलवेज वांट्स फॉर मोर मोर एंड एंडलेस मोर। तो इसी चाहत से ये जो बंदा बैठा हुआ है यहाँ पर, ये अपनी बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है। ठीक है, तो हम कैसे एक्सपेंशन करें? ठीक है, ये जो बिजनेस होती है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, बहुत छोटी बिजनेस होती है, इसको लंबे स्तर पर नहीं कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं कर सकते हैं? तो बच्चों, आप खुद ही समझो कि एक अकेला इंसान कहाँ कहाँ भाग दौड़ करेगा। वो लिमिटेड रिसोर्सेस लगाता है, लिमिटेड कैपिटल लगाता है, लिमिटेड एफर्ट्स लगाता है, तो ऑब्वियसली वो लिमिटेड कैपिटल भी कमाएगा। ठीक है, तो लेकिन उसकी इच्छा है फॉर मोर मोर एंड मोर। तो इसी मोर के चक्कर में ये अपनी बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है। ठीक है, तो कैसे एक्सपेंशन करेंगे हम? तो बच्चों, जब भी हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो हमें दूसरों के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ करके जो भी बिजनेस होगी, आफ्टर एसोसिएशन 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस अराइज होती है। ठीक है, जब भी हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे तो एसोसिएट करके ही करेंगे। तो आफ्टर एसोसिएशन 2 टाइप की बिजनेस अराइज होती है। पहला है पार्टनरशिप और दूसरा है कंपनी। बच्चों, पढ़ना हमें दोनों है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप को पढ़ेंगे, फिर कंपनी को पढ़ेंगे। दोनों इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, लेकिन सबसे पहले हम लोग पार्टनरशिप को देखेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सिंगल इंसान अपनी बिजनेस को एक्सपैंड करा, तो इनने एसोसिएट करा बी और सी से। जब ये अकेला था तो सोल प्रोप्राइटर था। सोल मीन्स अकेला, प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर बोल सकते हैं, इंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं, मालिक बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, अकेला मालिक था। फिर जब ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहा तो उसने एसोसिएट करा बी और सी से और एक नए बिजनेस में आ गया जिसको कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। बिल्कुल पिक्चराइजेशन से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रही होगी कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो कॉन्सेप्ट बच्चों समझ में आ गई। अब इसको लिखेंगे कैसे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे नाउ मीनिंग सीख लेते हैं। लिखना कैसे है, पार्टनरशिप का मीनिंग समझना तो आ गया है, अब लिखना भी सीख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ देख रहे हैं ये तीनों बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में इंटर हो गए हैं और ये ही उसकी बिजनेस, ठीक है। अब इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। व्हेन 2 और मोर पर्सन, जब 2 या 2 से अधिक पर्सन ज्वाइन करते हैं किसी बिजनेस के लिए एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, और उसमें उस बिजनेस में से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होती है उसको शेयर करते हैं, देन दे आर सेड टू बी इन पार्टनरशिप। क्लियर है मीनिंग, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था कि जब 2 या 2 से अधिक पर्सन जुड़ते हैं किसी बिजनेस को सेट करने के लिए और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको शेयर करते हैं, ऐसे बिजनेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं। तो मीनिंग भी आपने समझ लिया, लिखना कैसे वो भी आपको आ गई। लेकिन अच्छे मार्क्स पाने के लिए बच्चों हमें किसी ऑथर के द्वारा इस डेफिनेशन को कोट करना चाहिए, ताकि एग्जामिनर के मन में इंप्रेशन बैठ जाए और समझ में आ जाएगी उनको आपकी नॉलेज कितनी है। तो आप किसी भी राइटर का यहाँ पर लिख सकते हैं डेफिनेशन, बट मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट को के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे बाद में, अभी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है, एक एग्रीमेंट होती है। ऑब्वियसली अकेला तो है नहीं, 2 आदमी के 2 से अधिक से करना है, तो एग्रीमेंट होती है 2 या 2 से ज्यादा पर्सन के बीच में who have agreed to share profit, जिनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है कि हमें अपनी प्रॉफिट को शेयर करनी। अब देखिए यहाँ पे लॉस नहीं लिखी है, इसका मतलब ये नहीं कि लॉस होती नहीं है। बिजनेस है तो प्रॉफिट भी होगी, लॉस भी होगी, ये अंडरस्टूड बात है, लिखी नहीं है लेकिन ये अंडरस्टूड है। टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, ऐसा बिजनेस जो सबके द्वारा चलाई जा रही हो, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सब मिलके चला रहे हैं, या कभी कभी क्या होता है कि कुछ दिन के लिए कोई पार्टनर्स एब्सेंट हो जाते हैं, तो उनके बिहाफ में कोई दूसरा बंदा अगर देखता है तो उसका मतलब हुआ एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो चलिए बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गई, लिखना आ गया, मीनिंग, डेफिनेशन भी कोट करना आ गया। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आ रही है तो इससे आपके 2 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल लर्न ही नहीं करना पड़ेगा आपको, और इसमें से 2 आंसर निकल रही है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से 2 आंसर्स हैं आपके क्वेश्चन के। देखिए यहाँ अपन फीचर्स पढ़ेंगे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, बिल्कुल उसी डेफिनेशंस का आउटकम है ये। सबसे पहला फीचर्स है पार्टनरशिप का एग्रीमेंट। ऑब्वियसली बच्चों, जब भी पार्टनरशिप बिजनेस होगी एग्रीमेंट के बल पे ही होगी। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उसके बीच में पार्टनरशिप नहीं है। अब बात ये है कि एग्रीमेंट कैसी है, ओरल या रिटन, दोनों वैलिड है। ओरल एग्रीमेंट और रिटन एग्रीमेंट दोनों की वैलिडिटी है, लेकिन अगर आप डिस्प्यूट से बचना चाहते हैं तो रिटन एग्रीमेंट कर लीजिए, और अगर आप डिस्प्यूट में फंसना चाहते हैं तो ओरल एग्रीमेंट कर लीजिए। वैलिडिटी दोनों की है। चलिए मूव करते हैं दूसरे फीचर्स पे। 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, तो ये भी बात आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गई। पार्टनरशिप अकेले से तो हो नहीं सकती है, मिनिमम 2 होना चाहिए, और मैक्सिमम बच्चों कितना होना चाहिए ये बताती हूँ कि 2013 में 100 पार्टनरशिप का था मैक्सिमम, बट अभी ये 50% है। तो मिनिमम 2%, मैक्सिमम 50% पार्टनरशिप में होना चाहिए। अगर हम 51 पार्टनर्स हैं तो वो इलीगल बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट करते हैं बात, लीगल बिजनेस। अब यहाँ लीगल बिजनेस का मतलब ये है कि सपोज हम तीनों पार्टनर्स मिल गए और हमने बिजनेस करने की ये सोचा कि ड्रग्स की बिजनेस करते हैं,
तो बिजनेस वो आपकी लीगल नहीं होगी। वैसा बिजनेस हमें करना चाहिए जो लीगल है इन द आईज ऑफ लॉ। अगर हम तीनों पार्टनर्स मिलकर ये सोचें कि किसी बैंक को लूटना है और जो भी प्रॉफिट होगी या जो भी माल हम लाएंगे तीनों मिल करके शेयर कर लेंगे, तो वो बिजनेस आपकी लीगल बिजनेस नहीं है। वही बिजनेस लीगल होगी जो इन द आईज ऑफ लॉ लीगल है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं 4 पॉइंट्स पे। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। ऑब्वियसली यहाँ एक आदमी नहीं है कि जो सारा प्रॉफिट अपने घर ले जाए, 2 या 2 से अधिक आदमी हैं, तो जो भी प्रॉफिट होगी लॉस होगी उसको शेयर करना। इट इज नेसेसरी टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स। ऐसा नहीं कि हम अकेले रख लें, नेसेसरी है, मस्ट है कि प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग होना ही होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है अपना म्यूचुअल एजेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। हमने वहाँ डेफिनेशन में भी आपको समझाया था कि जो पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो प्रिंसिपल और एजेंट की होती है। सपोज 4 पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर कभी एब्सेंट हो जाता है, चाहे वो आउट ऑफ स्टेशन चला गया हो या कहीं बीमार पड़ गया हो, और अपने दोस्त से बोलता है दूसरे पार्टनर से कि भैया क्या तुम मेरी ये काम कर दोगे? तो दूसरा पार्टनर बोलता है हाँ क्यों नहीं। और अगर वो काम कर दे रहा है तो काम तो बिजनेस की चल रही है। भले 3 पर्सन प्रेजेंट हैं, 3 पार्टनर्स प्रेजेंट हैं, एक एब्सेंट, बट काम तो हो रही है। तो उनके बिहाफ में ये जो तीनों काम कर रहे हैं उसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है। प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप रहती है इस पॉइंट में। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं कि पार्टनर्स के अधिकार कौन कौन से हैं। फीचर्स हमने देख लिया, मीनिंग देख लिया, अब पार्टनर्स का अधिकार क्या क्या होता है। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी थ्योरी पेपर में आते ही आते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप 2 कॉपी बना लीजिए, एक थ्योरी की और एक प्रैक्टिकल की। जितने भी लेसन्स के थ्योरी होंगे आप एक कॉपी में लिखिएगा और जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे आप दूसरे कॉपी में बना लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के टाइम में बेनिफिशियल होगी। तो चलिए राइट्स, अधिकार देखते हैं पार्टनर्स के। राइट्स ऑफ द पार्टनर। तो बच्चों सबसे पहला राइट है टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीड रेशियो। हमने जो एग्रीमेंट बनाया था, हमने जो एग्रीमेंट करा था, उसमें कुछ रेशियो हमने लिया होगा कि हमारी जो प्रॉफिट होगी या लॉस होगी हम लोगों में कैसे बंटवारा होगी, उसी रेशियो में प्रॉफिट और लॉस की बंटवारा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी कोई एक पार्टनर एब्सेंट है तो सारा प्रॉफिट या जो भी हो मैं लेके चली जाऊं, ऐसा नहीं है। जो भी है शेयरिंग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, दूसरा अधिकार है पार्टनर्स का कि राइट टू बी कंसल्टेड। अगर 3 पार्टनर है, एक पार्टनर एब्सेंट है, तो 2 पार्टनर मिलकर के डिसीजन नहीं लेना है। जब भी डिसीजन लेंगे तीनों पार्टनर्स मिल करके डिसीजन लेना है। इसका मतलब ये है कि हर पार्टनर्स को ये अधिकार है दैट दे हैव द राइट टू बी कंसल्टेड। उनको कंसल्ट करना उनका अधिकार है। ऐसा नहीं कि हम नहीं है तो मुझसे नहीं पूछा जाएगा या मेरे अगेंस्ट में डिसीजन ले जाए, ऐसा नहीं है। हमसे पूछना ही पूछना है। तो राइट टू बी कंसल्टेड, कंसल्ट करना है पार्टनर्स को। ठीक है। तीसरा है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। बच्चों यहाँ पर इस पॉइंट का ये मतलब है कि सपोज कीजिए 3 पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर को हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करे। तो ऐसा नहीं है कि जो बाकी जो 2 पार्टनर्स हैं उस बुक को इंस्पेक्ट ना करें। हमारी जब भी इच्छा होगी हम 12 बजे रात में भी अगर चाहें तो उस बुक का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। हमारा ये राइट है, तीनों पार्टनर्स का राइट है कि हर कोई उस बुक्स को देख सके, इंस्पेक्ट कर सके। ऐसा नहीं कि हमने जो लिख दिया वही सही हो गया। ठीक है। तो राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। चलिए 4th पॉइंट देखते हैं, राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। सपोज कीजिए किसी पार्टनर को अब बिजनेस करने की इच्छा नहीं हो रही है, या आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है वो, या बूढ़ा हो गया हो, जो भी कारण हो, और वो फर्म से रिटायर करना चाह रहा हो, तो उसका ये हक है, उसका ये अधिकार है, वो बिजनेस को छोड़ करके जा सकता है। ठीक है। चलिए 5th पॉइंट है दिस अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यहाँ पर भी एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ आपको कि अगर 3 पार्टनर है और चौथा पार्टनर का एंट्री होना, कोई चौथा पार्टनर एंट्री लेना चाह रहा हो उस बिजनेस में, तो अगर तीनों पार्टनर एग्री हैं तभी 4th पार्टनर का एडमिशन हो सकता है। अगर 2 पार्टनर एग्री हैं और तीसरा पार्टनर का ये कहना है कि नहीं न्यू एडमिशन नहीं लेना है, तो एडमिशन नहीं होगी न्यू पार्टनर का। तो अगर हम चाहें तो डिस अलाउ कर सकते हैं एडमिशन के लिए न्यू पार्टनर का।
ठीक है, ये आपका राइट है कि हर पार्टनर्स का उसमें अलाउ होना चाहिए। कोई भी एक पार्टनर अगर नहीं चाह रहा है तो एडमिशन न्यू पार्टनर का नहीं होगा। चलिए लास्ट देखते हैं। टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इस पॉइंट से ये मतलब हो रही है कि बिजनेस जिस किसी का चीज का भी हो, हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है बिजनेस में। 2 दिन 4 दिन 1 महीने के लिए एब्सेंट हो सकते हैं, बट रेगुलर बेसिस पे हमको टेक पार्ट करना है, उसमें पार्टिसिपेशन करना है बिजनेस में। चलिए, तो आपके राइट्स और पार्टनर्स के अधिकार आपने देख लिया। अब मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही हूँ बच्चों कि जब मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था तो वहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने मेंटेन करा था, जर्नल, लेजर से हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था, और ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस वी हैड प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाले थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें नेट प्रॉफिट निकाले थे, और बैलेंस शीट विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो मैं ये सवाल कर रही हूँ कि क्या जब हम पार्टनरशिप बिजनेस खोलेंगे तो क्या मेरे पास 4 जर्नल होगा, 4 लेजर होगा, क्या 4 ट्रायल बैलेंस होंगी? बिल्कुल नहीं बच्चों। पार्टनर्स हैं, मालिक यहाँ 3 है, तो ऐसा नहीं है कि 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोले जाएंगे। बिजनेस एक है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी एक ही मेंटेन होगी, सारे बुक्स वही मेंटेन होंगे जो अपन सोल प्रोप्राइटरशिप में करते थे। बस सीखना हमें यहाँ है कि जो प्रॉफिट होती है वहाँ एक अकेला मालिक था तो वो ले जाता था, अब यहाँ पर 3 मालिक है तो तीनों मालिकों के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वही क्लास 12th में हमें सीखना है। बाकी बैलेंस शीट भी वैसे बनेगी, लेकिन यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वही चीज हमें क्लास 12th में सीखनी है। तो आई थिंक बच्चों कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है, और अगर हमारे एक्सप्लेनेशन में क्लैरिटी है, आपको समझ में आ रही है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके मोटिवेशन से हमें लगता है कि हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम न्यू वीडियोस फिर लेकर के आएंगे, और दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कैसे हम हर एक पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके।